छोटी सी पूजा कराने के बाद पंडित जी ने दोनों की मालाएं डलवाईं और फिर रजनीश ने मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पहनाकर आखिरी रस्म भी पूरी कर दी। नंदिनी ने नोटिस किया कि मंगलसूत्र पहनाते समय रजनीश बहुत ज़्यादा असहज थे। उन्होंने अपनी उंगलियां एक बार भी नंदिनी से छूने नहीं दी। उफ, मेरी तो किस्मत ही खराब है। ज़िंदगी ने दूसरा मौका दिया तो मैंने शुरुआत में ही बात खराब कर ली अपनी। नंदिनी को अपनी करनी पर बहुत अफसोस था, मगर बीता हुआ पल बदला नहीं जा सकता, तो बस अब आगे सावधान रहना होगा। बोलने से पहले धैर्य और संयम बरतना होगा। नंदिनी अपने आप को नसीहत दिए जा रही थी। पंडित जी को दक्षिणा देने के बाद रजनीश और नंदिनी ने सभी बड़ों के पैर छुए, अपने दोनों दोस्तों को गले लगाया और बच्चों के साथ एक फैमिली फ़ोटो भी खिंचाया। धीर का मुंह बन गया। फैमिली फ़ोटो? पहले फैमिली थी, अब तो फैल गई फैमिली सी लग रही है। मॉम, आप क्यों चले गए हम सबको छोड़कर? चुपचाप अपनी गीली पलकें पोंछ लीं धीर ने, पर तब तक रजनीश उसके कंधे पर हाथ रख चुका था। पापा, धीर चिहुक कर रजनीश के गले लग गया। रजनीश को एहसास था कि चारों बच्चों में धीर सबसे ज़्यादा समझदार है और इसीलिए उस पर ध्यान देना ज़रूरी है। बच्चे जितने समझदार होते जाते हैं उनसे गलतियां होने की संभावना भी बढ़ जाती है। श्यामल जी सभी को जिद करके अपने रेस्टोरेंट ले गए। साथ में लंच करके वो सारे मल्होत्रा मैंशन आ गए। श्यामल ने सुधा जी के साथ बैठते हुए कहा, माँ, आप खुश तो हैं ना इस शादी से? मतलब सब इतना अचानक हुआ। आप तो नेहा के लिए हमसे बात भी कर रही थी लगातार, बस रजनीश की हाँ का इंतज़ार था। फिर अचानक ये रिश्ता कहाँ से आ गया? आप तो कुंवारी लड़की देख रही थी ना? श्यामल जी की शिकायत लाजमी थी। उनकी बहन नेहा के लिए सुधा जी सामने से कई बार जिक्र चला चुकी थी। नेहा को भी उन्होंने संगीता की दोस्ती का वास्ता देकर तैयार कर लिया था, बस रजनीश ही शादी के लिए तैयार नहीं था। वो तो मन ही मन नेहा को विदा कर चुके थे, मगर आज अचानक किसी और लड़की को रजनीश की दुल्हन बनते देख उनका नाराज़ होना गलत भी नहीं था। सुधा जी ने कुछ भी नहीं छुपाया, बाकी की जिद, फिर अपनी गलतफहमी और प्लान, फिर तानी का किडनैप, सब कुछ बता दिया सुधा जी ने श्यामल को। आखिर श्यामल ही तो हर मुश्किल घड़ी में उनका साथ देते आए थे। किडनैप वाली बात सुनकर श्यामल जी चौंक गए। जिस समय तानी पर अटैक हुआ नन्नी कहाँ थी माँ? उनके शक की सुई नन्नी पर घूम गई। नन्नी मेरे साथ थी जीजा जी, मैंने उसे इस तरह के हमले से आगाह करने के लिए बुलाया था तपन के घर। रजनीश ने श्यामल को बताया और अपने साथ स्टडी में चलने का इशारा किया। उसने अभी तक श्यामल जी को किसी भी घटना की जानकारी नहीं दी थी, मगर अब पानी सिर से ऊपर जा रहा था। उसे पता था कि जल्द ही जीजा जी के सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी उसे। पूरा सच जानने के लिए श्यामल जी ने कहा, फिर अपनी शादी की खबर अभी दबा दो तुम, क्योंकि शादी की खबर बाहर आते ही तुम लोगों पर खतरा और बढ़ जाएगा। श्यामल मामले की गंभीरता समझ रहे थे। थैंक गॉड। कोई फ़ायदा नहीं जीजा जी, उस तक खबर पहुंच चुकी है। रजनीश ने अपने फ़ोन की स्क्रीन श्यामल की तरफ घुमा दी। ये तुमने ठीक नहीं किया रजनीश डार्लिंग, अब इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना। उसी प्राइवेट नंबर से रजनीश को धमकी आ चुकी थी। श्यामल ने पूछा, तुम्हारी शादी की खबर किस किस को है? रजनीश, बस आपको खबर की है मैंने, बाकी मेरे स्टाफ को, तपन, आरती को और मंदिर में मौजूद लोग। इसके अलावा मैंने अभी किसी को इसकी खबर नहीं दी है। तपन, आरती? श्यामल जी ने रजनीश से अपने मन की बात कही। बिल्कुल नहीं जीजा जी, उन दोनों पर मैं अपने आप से ज़्यादा विश्वास करता हूँ, रजनीश ने दृढ़ता से कहा। तो श्यामल जी सोच में पड़ गए। उन्होंने रजनीश से वो प्राइवेट नंबर ले लिया और फिर राधिका के साथ वापस चले गए। सबसे निपटते हुए शाम घिर आई थी। सुधा जी नन्नी की ओर मुखातिब हुई, नन्नी बेटा, तुम अपना सामान। माँ, थोड़ा समय दीजिए हम दोनों को परिस्थितियों को समझने के लिए। सब कुछ इतना अचानक और जल्दबाजी में हुआ है कि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है अब। रजनीश एकदम भनभनाता हुआ स्टडी में घुस गया और सुधा जी नंदिनी की शक्ल देखने लगी। नंदिनी ने शर्म से सिर नीचे कर लिया। मिस्टर मल्होत्रा बहुत बुरा मान गए हैं मेरी बात का, अब उनकी नाराज़गी झेलना ही मेरी सज़ा है। हे भगवान, कुछ नॉर्मल हो सकता है मेरी लाइफ में या नहीं? नन्नी जहाँ अपने ही विचारों में घूमती, वहीं सुधा जी उसकी उदासी का कुछ और ही मतलब निकाल बैठी। दिल छोटा नहीं करते बेटा, रजनीश अभी इस शादी के लिए तैयार नहीं था। वो तो परिस्थितियाँ कुछ ऐसी पड़ गईं कि आनन फानन में सब होता गया। कुछ समय दो तुम उसे और अपने आप को भी, फिर देखना सब ठीक हो जाएगा। नन्नी को समझाकर सुधा जी ने अंदर भेज दिया और खुद धीर के कमरे की तरफ बढ़ गई। अपने तकिए पर थोड़ी टिकाए धीर संगीता का फ़ोटो निहार रहा था। सुधा जी पास बैठकर उसका सिर सहलाने लगी तो उसने झट अपना सिर दादी की गोद में रख दिया। तू नाराज़ है क्या अपने पापा से?
सुधा जी के प्रश्न पर धीर ने अपनी नज़रें झुका लीं और वो एकदम से झूठ नहीं बोल पाया। सुधा जी ने गहरी सांस ली और फिर धीर को समझाने लगी, बेटा आज तो रजनीश के साथ हम सब हैं, तू, पाखी और मैं। पर सोच, कुछ सालों बाद जब पाखी अपने ससुराल चली जाएगी, तेरी अपनी गृहस्थी हो जाएगी और मैं बुढ़िया, मैं भी तो कब तक बैठी रहूँगी? तब रजनीश कितना अकेला रह जाएगा। सुधा जी खिड़की से बाहर शून्य ताकती हुई बोल रही थी। मैं अपने पापा को कभी अकेला नहीं छोड़ता दादी। धीर उत्तेजित हो गया। मुझे पता है बच्चे, तू बहुत समझदार बेटा है, पर तुझे क्या लगता है तेरे पापा ने मुझे कभी छोड़ा अकेला? कभी नहीं बेटा। पर फिर भी आज तक कितनी बार मैंने तेरे दादाजी को मिस किया है, ये मैं ही जानती हूँ बेटा। सुधा जी भावुक हो गई थी। ये जीवन कितना लंबा है कोई नहीं जानता। 27 साल हो गए तेरे दादाजी को गए। इतनी लंबी ज़िंदगी मैंने अकेले काट दी बेटा। मेरे समय में पुनर्विवाह का विचार भी कहीं नहीं था, पर जब आज संभव है तो क्यों नहीं की जा सकती ज़िंदगी की नई शुरुआत। सुधा जी की बात सुनकर धीर एकदम पूछ बैठा, अगर आपको मौका मिलता तो आप करती दूसरी शादी? सुधा जी पहले तो सकपका गई धीर के सवाल पर, फिर कुछ संभल कर बोली, क्यों नहीं बेटा, अगर तब चॉइस होती तो मैं ज़रूर सोचती। दादी के जवाब ने धीर को थोड़ा सा ढांढस बंधाया। वो देर तक दादी की गोद में सिर रखकर इधर उधर की बातें करता रहा और फिर सो गया। उसका सिर तकिए पर सेट करके दादी धीमे से बाहर आ गई। बाहर रजनीश धीर से मिलने के लिए अंदर आने को ही था, पर उसके सोने की खबर सुनकर वो पाखी वाले कमरे की तरफ बढ़ गया। तानी, पाखी और सराहना तीनों डॉल हाउस से खेल रही थी। नन्ही वहीं पलंग पर बैठकर उन तीनों के लेटने का इंतजार कर रही थी। रजनीश को देखते ही वो झटके से खड़ी हो गई और अपने दुपट्टे को उंगली पर लपेटने लगी। रजनीश ने उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया और तीनों बच्चियों के पास पहुंच गया। अरे वाह, डॉल को सुलाया जा रहा है। तीनों उसे देखकर खुश हो गई। पाखी भागकर रजनीश के गले लग गई और तानी शरण्या संकोच से खड़ी रह गई। रजनीश ने उन दोनों को भी खींचकर अपनी बाहों में ले लिया। थोड़ा झिझकते हुए उन दोनों ने भी अपना सिर रजनीश के कंधे पर रख दिया। उकड़ू बैठा रजनीश एकदम संतुलन खो बैठा और तीनों को गोद में समेटे नन्ही के पैरों में गिर पड़ा। नन्ही एकदम चिढ़ कर खड़ी हो गई तो रजनीश की शक्ल उतर गई। आई एम सॉरी कहकर वो गर्दन नीचे किए वहाँ से चला गया। नन्ही की आंखें भर आईं और वो बच्चियों को लोरी सुनाकर सुलाने लगी और फिर आंसू पहुँचते अपने कमरे में सोने चली गई। श्यामल जी और राधिका जब घर पहुँचे तो अंदर घुसते हुए राधिका के पैर काँप रहे थे। जाते हुए तो बस रजनीश की शादी की चिंगारी छोड़कर वो निकल गए थे, पर अब तक तो वो चिंगारी शांति देवी के हृदय में ज्वाला बन चुकी होगी। अंदाज़ा था राधिका को। जब माँ ने नेहा से रजनीश की शादी का जिक्र चलाया था, वो तब भी माँ को रोकती रही थी, क्योंकि उसे पता था कि रजनीश नेहा से शादी के लिए कभी राजी नहीं होगा। अब वही हुआ जिसका उसे डर था। उसे पता था कि अब शांति देवी उसके जीवन में अशांति करने की कोई कसर नहीं छोड़ेंगी। 25 साल हो जाएंगे इस बरस उसकी शादी को, और आज तक उसके और श्यामल के हर झगड़े की जड़ शांति देवी ही रही हैं। उनको वापस आया देखकर ही शांति देवी का ड्रामा चालू हो गया। आ गए मेयर साहब ससुराल से अपनी इज्जत लुटवा कर। श्यामल ने अपनी आंखें कसकर भींच लीं। ऐसा कुछ नहीं है माँ, रजनीश ने ये शादी भी किसी मजबूरी में ही की है। वो अभी भी संगीता की जगह किसी और को देने के लिए तैयार नहीं है। श्यामल ने माँ को शांत कराने के उद्देश्य से कहा। वाह जी वाह, ये लड़की का डकैतों के कुनबे की है जो कनपट्टी पर बंदूक रखकर शादी करा दी उसके घर वालों ने, हैं? शांति देवी बैठे बैठे हाथ नचाकर मटक रही थी। उनका बात करने का तौर तरीका बहुत ही मज़ेदार है, बस बात वो दिल जलाने वाली ही करती हैं। ओफो माँ, अब क्यों बात का बतंगड़ बनाती हो? नेहा तो वैसे भी शादी ना करने के अपने फैसले पर अडिग थी। वो तो मैंने ही उसे संगीता की दोस्ती का वास्ता देकर, उसके बच्चों की देखभाल का वास्ता देकर समझाया था किसी तरह। श्यामल अपना माथा सहलाते हुए राधिका की तरफ लाचार नज़रों से देख रहा था। वही तो कह रही हूँ मैं, इतने बड़े शहर का मेयर, 10 फैक्ट्री और दूसरे बिजनेसों का मालिक, प्रदेश की राजनीति में अपनी गहरी पैठ रखने वाला नेता, जिसके एक इशारे पर पूरा शहर चल पड़ता है, अपने ससुरालियों के हाथ की कठपुतली है तू। शांति देवी ने श्यामल के आत्मसम्मान पर सीधा प्रहार किया था। माँ, श्यामल की दुखती रग यही थी। अपनी पोजीशन और इमेज पर वो एक भी उंगली बर्दाश्त नहीं कर सकता। शांति देवी ने आंखों ही आंखों में इशारा किया राधिका को। देख अब मैं कैसे सुलगाती हूँ इसके दिमाग को। मेरी नेहा की बेइज्जती की है ना तेरे परिवार ने, अब देख कैसे मैं श्यामल को रजनीश के खिलाफ खड़ा करती हूँ। श्यामल ने शांति देवी को समझाने का एक और प्रयास किया। माँ, आप गलत समझ रही हो। रजनीश मेरी हर बात को सिर माथे पर रखता है हमेशा से। वो तो इस बार मजबूरियाँ कुछ ऐसी पड़ गई। शांति देवी हाथ झटकते हुए, हाँ जी, सब मजबूरी तेरे लिए ही पड़ी हैं। 17 साल का था रजनीश जब आप कितनी बुरी तरीके बिजनेस चौपट करके दुनिया से चले गए। अरे तू
तू बना था तब उसका सहारा श्यामल, तू। अपने जीजा का इतना भी एहसान नहीं मानता वो नामाकूल कि तेरे कहने पर एक बार मैं हमारी नेहा से शादी कर ले। शांति देवी गुस्से से थरथराने लगी। बस कीजिए माँ, आप भैया से इस तरह की बात ना करें प्लीज़। नेहा ने बीच में आकर माँ को शांत कराया। श्यामल गुस्से से पैर पटकता हुआ अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। राधिका आंसू पोंछते हुए उसके पीछे चल दी और नेहा अपनी माँ को गले लगाकर शांत करने लगी। बेटा तू क्यों पड़ी आज हमारे बीच में? तेरा कोई आत्मसम्मान नहीं जो रजनीश की शादी की बात सुनकर भी तू एकदम सहज बनी हुई है? शांति देवी अपनी बच्ची का सिर सहलाती बोली। माँ, आप अच्छे से जानती हो कि मैं तो शादी करने के मूड में ही नहीं थी। वो तो आप सबने, स्पेशली सुधा आंटी ने संगीता की दोस्ती का वास्ता देकर उसके बच्चों को संभालने का हवाला देकर जबरन ही मुझे हाँ करा ली थी, वरना मैं तो सिंगल ही खुश हूँ और ये बात आपको पता है, राइट? नेहा ने शांति देवी को समझा बुझाकर शांत किया और कमरे में लिटा दिया। अपने कमरे में पहुंचकर उसने गहरी सांस छोड़ी और दीवार पर लगी अपनी और संगीता की फ़ोटो में संगीता को देखकर उससे बात करने लगी। देख रही है बेस्टी, तेरे जाने के बाद क्या सोचा था और क्या हो गया। गालों पर बह गए अपने आंसू पोंछकर वो बिना कपड़े बदले पलंग पर पसर गई और अपने फ़ोन में फ़ोटो सफल करने लगी। फ्रेंड्स, आगे की कहानी क्या मोड़ लेती है? नन्ही और रजनीश के रिश्ते में क्या बदलाव आएगा? क्या नेहा को उसका प्यार मिल पाएगा? इन सब के जवाब आपको आगे की कहानी में मिलेंगे। अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो उसे लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे कि आपको आने वाली न्यू एपिसोड का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।